निकोला बर्गुएन, जिनका जन्म 10 अगस्त 1961 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था, एक प्रसिद्ध अरबपति निवेशक और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। वे जर्मन और अमेरिकी दोनों नागरिकता रखते हैं। बर्गुएन बर्गुएन होल्डिंग्स के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो एक निजी निवेश कंपनी है, जिसे इसके विविध पोर्टफोलियो और रणनीतिक निवेशों के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वे बर्गुएन इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो वैश्विक शासन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी और गैर पक्षपातपूर्ण थिंक टैंक है। इसी संस्थान के माध्यम से बर्गुएन ने 2014 में नोएमा मैगजीन की शुरुआत की, जिसे पहले वर्ल्ड पोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह एक डिजिटल और प्रिंट प्रकाशन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मुद्दों की खोज और चर्चा करना है। निकोला बर्गुएन, जिनका जन्म पेरिस में हुआ था, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक प्रभाव रहा है। वे प्रसिद्ध कला संग्राहक और डीलर हाइंज बर्गुएन और अभिनेत्री बेटीना मोइसी के पुत्र हैं। बर्गुएन के पिता हाइंज बर्गुएन को विश्व के प्रमुख कला संग्राहकों में से एक माना जाता है। उन्होंने पिकासो, क्ली और मैटिस जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के कार्यों को बर्लिन के बर्गुएन म्यूजियम और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को दान और बिक्री कर अहम योगदान दिया। हालांकि बर्गुएन का जन्म फ्रांस में हुआ था, उनकी परवरिश जर्मन संस्कृति और भाषा के वातावरण में हुई। जर्मन उनकी पहली भाषा थी, जो उनके पारिवारिक विरासत को दर्शाती है। इसके साथ साथ वे अंग्रेजी और फ्रेंच में भी पारंगत हैं, जो उनके कॉस्मोपॉलिटन पालन पोषण का प्रमाण है। उनके पारिवारिक संबंधों में उनके पिता की पहली शादी से 2 बड़े सौतेले भाई बहन शामिल हैं, जॉन, जो एक कला डीलर हैं, और हेलेन, जो एक कलाकार हैं। उनके छोटे भाई ओलिवियर एक कला इतिहासकार और क्यूरेटर हैं। बर्गुएन अपने प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव और जीवन मूल्यों का श्रेय अपने पिता को देते हैं और बताते हैं कि बचपन से ही जुनून और एकाग्रता को महत्व देना सिखाया गया। बर्गुएन की प्रारंभिक शिक्षा पेरिस के एकोल अल्सेसियन में हुई, जहां उन्होंने और उनके भाई ओलिवियर ने प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें अपनी मां की कैथोलिक आस्था में पाला गया और कम उम्र से ही उन्होंने बौद्धिक रुचियों को विकसित किया। 1970 के दशक में पेरिस में अपने बचपन के दौरान बर्गुएन पठन पाठन में डूबे रहते थे, खासकर जीन पॉल सार्त्र के दार्शनिक कार्यों और राजनीतिक शासन की अवधारणाओं में। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकर्षित किया और 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने एक आदर्श समाज के लिए संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। उनकी विद्रोही प्रवृत्ति स्विट्जरलैंड के लेरोजी स्कूल में स्पष्ट रूप से सामने आई, जहां वे अक्सर बौद्धिक विषयों पर शिक्षकों से टकराते थे। उन्होंने अंग्रेजी सीखने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इसे साम्राज्यवाद का प्रतीक मानते थे। अंततः उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में बर्गुएन पेरिस लौटे और वहां राज्य परीक्षा पास करके कैंडिडेट लिब्रे के रूप में बकलॉरिएट प्राप्त किया। 1978 में वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त की और प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर व परोपकारी लॉर्ड मैक्स रेन के मार्गदर्शन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। 1979 में उन्होंने उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों की तलाश में न्यूयॉर्क की ओर रुख किया और वहां न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने 1991 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उनके आगे के व्यावसायिक प्रयासों की नींव बनी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बर्गुएन ने फिलाडेल्फिया में बेस ब्रदर्स एंटरप्राइजेस की रियल एस्टेट शाखा में काम शुरू किया, जहां वे प्रसिद्ध निवेशक सिड बास के अधीन कार्यरत रहे। 1983 से 1987 के बीच उन्होंने जैकबसन एंड कंपनी में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और वित्त और निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। यह प्रारंभिक दौर उनके उद्योग में भविष्य की सफलता की आधारशिला साबित हुआ। न्यूयॉर्क लौटकर उन्होंने लगभग $250,000 की ट्रस्ट फंड का उपयोग करते हुए अपने निवेश प्रयासों की शुरुआत की। प्रारंभ में उन्होंने रियल एस्टेट और सार्वजनिक शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स में विस्तार किया। 1984 में उन्होंने बर्गुएन होल्डिंग्स इंक की स्थापना की, जो निकोलस बर्गुएन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े निवेशों के लिए एक मंच था। एक दीर्घकालिक निवेशक और स्वामी के रूप में काम करते हुए बर्गुएन होल्डिंग्स ने कंपनियों का एक विविध पोर्टफोलियो तैयार किया। 1980 के दशक के मध्य में
उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में संकटग्रस्त रियल एस्टेट संपत्तियों को खरीदना शुरू किया और बाद में वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक डायरेक्ट कंट्रोल और रियल एस्टेट निवेश किए। 1988 में बर्गुएन ने हुलियो मारियो सांतो दोमिंगो जूनियर के साथ मिलकर अल्फा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नामक एक हेज फंड इकाई की सह स्थापना की। समय के साथ इस फर्म के पास लगभग $2 अरब की संपत्ति प्रबंधन के अधीन रही, जिसके बाद 2004 में बर्गुएन और उनके साथी ने कथित रूप से इसे साफ्रा बैंक को बेच दिया। 2005 में बर्गुएन ने दिवालिया हो चुके जर्मन रिटेलर कार्स्टार्ट को मात्र €1 में खरीदा और उसमें 65 मिलियन यूरो और लगभग $83 मिलियन का निवेश करके 25,000 से अधिक नौकरियों को बचाया। उन्होंने कार्स्टार्ट को फिर से स्थापित करने का विजन साझा किया और 2010 तक €400 मिलियन की अतिरिक्त पूंजी लगाकर कंपनी को दिवालियापन से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। फ्रीडम एक्विजिशंस का उपयोग करते हुए उन्होंने 2006 में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। 2007 में उन्होंने GLG पार्टनर्स हेज फंड समूह में हिस्सेदारी खरीदी। अपनी दूसरी फंड लिबर्टी एक्विजिशंस के जरिए उन्होंने पीरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया और 2010 में स्पेन की मीडिया कंपनी प्रिसा में लगभग $900 मिलियन का बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त की। 2011 में बर्गुएन ने मार्टिन फ्रैंकलिन और विलियम एक्मैन के साथ मिलकर जस्टिस होल्डिंग की शुरुआत की, जिसने अपने IPO में £900 मिलियन जुटाए। 2012 में जस्टिस होल्डिंग ने बर्गर किंग वर्ल्ड वाइड में 29% हिस्सेदारी, लगभग £881 मिलियन का निवेश किया। 2000 के मध्य दशक में बर्गुएन होल्डिंग्स ने विश्व भर में आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजारों में आक्रामक विस्तार किया, जैसे कि तेल अवीव, इस्तांबुल और अमेरिकी वेस्ट कोस्ट। 2012 तक कंपनी ने केवल बर्लिन में ही 90 से अधिक संपत्तियों का पोर्टफोलियो बनाया। तेल अवीव के रॉथस्चाइल्ड बुलेवार्ड में आर्किटेक्ट रिचर्ड मायर के साथ मिलकर लग्जरी अपार्टमेंट परियोजना एक उल्लेखनीय साझेदारी थी। इसके बाद 2014 में इन रियल एस्टेट प्रयासों के आधार पर उन्होंने NBP कैपिटल की स्थापना की, एक ऐसी रियल एस्टेट निवेश और प्रबंधन फर्म जो डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता रखती है। 2020 तक NBP कैपिटल की बाजार मूल्य $1 अरब से अधिक हो चुकी थी। 2012 में बर्गुएन होल्डिंग्स ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एक परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने टीचर्स विलेज परियोजना में एक प्राथमिक निवेशक और डेवलपर की भूमिका निभाई। प्रसिद्ध वास्तुकार रिचर्ड मायर के साथ साझेदारी में यह परियोजना न्यूयॉर्क के 5 ब्लॉक्स को नया जीवन देने में सफल रही। 2013 में बर्गुएन होल्डिंग्स ने ईस्ट अफ्रीका एक्सचेंज में रणनीतिक निवेश किया, जो एक निजी वित्त पोषित प्रयास था जिसका उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका में कृषि कमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करना था। इसका लक्ष्य बाजार दक्षता बढ़ाना और विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका सुधारना था। बर्गुएन ने इस बात पर बल दिया कि कृषि क्षेत्र में सूचना और वित्तीय प्रवाह की सुविधा आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। अफ्रीका में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बर्गुएन होल्डिंग्स ने हेयर्स होल्डिंग्स और 50 वेंचर्स के साथ मिलकर अफ्रीका एक्सचेंज होल्डिंग्स लूटेडी IFAX की स्थापना की। इस साझेदारी का उद्देश्य कमोडिटी एक्सचेंज नेटवर्क बनाना और ग्रामीण गरीबों को आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच प्रदान कर व्यापार की गतिशीलता में क्रांति लाना है। 2011 तक बर्गुएन होल्डिंग्स ने बर्लिन, इस्तांबुल, मुंबई, न्यूयॉर्क और तेल अवीव में कार्यालयों के साथ एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली थी। 9 अनुभवी कार्यकारियों की टीम के साथ कंपनी ने 30 से अधिक कंपनियों का सफलतापूर्वक अधिग्रहण और प्रबंधन किया था, जो विभिन्न उद्योगों और परिसंपत्ति वर्गों में फैली हुई थी। बर्गुएन होल्डिंग्स की निरंतर विकास यात्रा ने इसे €1.5 बिलियन से अधिक मूल्यांकन तक पहुंचा दिया, जिससे यह वैश्विक निवेश परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। 2015 में निकोला बर्गुएन ने बर्गुएन फिलॉसफी एंड कल्चर सेंटर की स्थापना की घोषणा की, जो संस्कृति, दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के संगम की खोज हेतु एक महत्वपूर्ण पहल थी। पेकिंग, स्टैनफोर्ड, न्यूयॉर्क और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के माध्यम से यह केंद्र दुनिया भर के प्रमुख बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करता है ताकि वे संस्कृति और दर्शन के राजनीतिक विचारधाराओं पैरों पर गहरे प्रभावों का विश्लेषण कर सकें। यह केंद्र चीनी और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक फेलोशिप कार्यक्रम भी संचालित करता है और हर वर्ष $1 मिलियन का दर्शन शास्त्र पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक पैनल निर्णय करता है।
2017 में बर्गुएन ने लॉस एंजल्स के पास स्थित सांता मोनिका पहाड़ियों में फैले 450 एकड़ के एक सुंदर भूखंड का अधिग्रहण करके एक दूरदर्शी पहल शुरू की। यह विस्तृत भूमि स्कॉलर्स कैंपस के निर्माण का आधार बनी, जो 1,37,000 वर्ग फुट 12,700 वर्ग मीटर में फैली हुई है। प्रसिद्ध वास्तुशिल्प फर्म हर्ट्सोग दे मेरोन और गेंसलर एन एशन एलियट्स के सहयोग से बर्गुएन ने इस परिसर की परिकल्पना की, जो प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाता है। मोंटेवेर्दी नामक यह परिसर सततता और संरक्षण को प्राथमिकता देता है, जहां लगभग 95% भूमि को संरक्षित खुले क्षेत्र के रूप में बनाए रखा गया है, जो पर्यावरणीय संरक्षण और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निकोला बर्गुएन लोकतंत्र के पुनर्जागरण के लिए कई प्रमुख सिद्धांतों की वकालत करते हैं। उनके दृष्टिकोण के केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच स्थिर संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है, जहां वे टकराव की बजाय रचनात्मक संवाद पर जोर देते हैं। वे जनवाद के बजाय तर्कसंगतता और सहयोग पर आधारित राजनीतिक भागीदारी का समर्थन करते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा वैश्विक चुनौती को भी वे लोकतंत्र के भविष्य के लिए केंद्रीय मुद्दा मानते हैं, जिसे सामूहिक प्रयासों से हल किया जाना चाहिए। बर्गुएन के लोकतांत्रिक दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल, जो एक अभिनव प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, आवश्यक संसाधनों की गारंटी देना है। यह विचार सामाजिक समानता और मानव गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बर्गुएन की लोकतंत्र की परिकल्पना केवल राजनीतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समावेशी शासन की व्यापक संस्कृति को भी शामिल करती है। वे खुलापन, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। बर्गुएन सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो विविधता को अपनाते हुए सामूहिक पहचान और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। उनके लिए लोकतंत्र एक शासकीय व्यवस्था नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सशक्तिकरण, सामाजिक एकता और साझा मूल्यों की दिशा में एक प्रतिबद्धता है। नाथन गार्डेल्स के साथ मिलकर निकोला बर्गुएन ने इंटेलिजेंट गवर्नेंस फॉर द 21st सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आधुनिक युग में शासन व्यवस्था की बारीकियों की खोज करती है। यह पुस्तक मानती है कि पश्चिमी लोकतंत्र जनवाद और अल्पकालिक निर्णयों के कारण पिछड़ रहे हैं, जबकि चीन जैसे अधिनायकवादी पूर्वी शासन अपने मेरिटोक्रेटिक तंत्र में जनमान्यता के तत्व जोड़ सकते हैं। इस तुलनात्मक दृष्टिकोण से लेखक एक मध्य मार्ग का सुझाव देते हैं, जो दोनों प्रणालियों की ताकतों को जोड़ता है। यह पुस्तक कई भाषाओं में अनुदित हुई और फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा 2012 की उत्कृष्ट पुस्तकों में से एक मानी गई। अपनी पूर्व पुस्तक पर आधारित होकर बर्गुएन और गार्डेल्स ने रेनोवेटिंग डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया, जो वैश्वीकरण और डिजिटल पूंजीवाद के संदर्भ में समकालीन शासन की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करता है। लेखक मानते हैं कि परंपरागत लोकतांत्रिक ढांचे को आज के तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार पुनः निर्माण की आवश्यकता है। उनका मुख्य तर्क यह है कि आवश्यक संसाधनों तक पहुंच और गरिमामयी जीवन स्तर को रोजगार की स्थिति से स्वतंत्र किया जाना चाहिए, जिससे समावेशी शासन मॉडल को बढ़ावा मिले। निकोला बर्गुएन ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाने का संकल्प लिया है, जो उनके समाज कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। निकोलस बर्गुएन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वे विश्व भर में समुदायों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान खोजने वाले कार्यक्रमों में निवेश करते हैं। अपनी परोपकारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए बर्गुएन ने 2010 में द गिविंग प्लेज में शामिल होकर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ कदम मिलाया। यह पहल यह इंगित करती है कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की सबसे जटिल समस्याओं के समाधान के लिए करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कला में समृद्ध पारिवारिक विरासत से प्रेरित होकर बर्गुएन के पालन पोषण में कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए गहरी सराहना विकसित हुई। उनके पिता एक प्रतिष्ठित कला डीलर और संग्राहक थे। उन्होंने कई संग्रहालयों को कलाकृतियां दान में दी। उनके भाई ओलिवियर बर्गुएन एक कला इतिहासकार और क्यूरेटर हैं। बर्गुएन की कला संग्रह की रुचि 1980 और 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में विकसित हुई, जहां वे एंडी वारहोल और जीन मिशेल बास्कियात जैसे कलाकारों के कार्यों की ओर आकर्षित हुए। उनके लिए संग्रह करना केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि बौद्धिक आनंद और सौंदर्य बोध का विषय है। कला की दुनिया में सक्रिय रहते हुए वे बर्लिन के बर्गुएन म्यूजियम के अध्यक्ष हैं और लैकिए में टेट गैलरी, लंदन और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट टकर्न न्यूयॉर्क जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्य हैं।
उन्होंने 2006 में लैकियामे के लिए क्रिस बर्डन की मूर्तिकला मेट्रोपोलिस 2 जैसे प्रमुख कार्यों का अधिग्रहण करके संग्रहालयों की विरासत को समृद्ध किया। 2021 में उन्होंने वेनिस स्थित कासा दे त्रेओसी खरीदने की योजना बनाई, जहां वे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों की मेजबानी करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पलासो दिएदो का भी अधिग्रहण किया, जहां वे कलाकारों को समर्पित रेजिडेंसी और कमीशंस की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। निकोला बर्गुएन का प्रभाव केवल परोपकार और निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित वैश्विक संगठनों में भी भागीदारी निभाई है। वे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदस्य हैं और पैसिफिक काउंसिल ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वे फोरो इबेरो अमेरिकानो और हेलेना ग्रुप से भी जुड़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 2013 में हार्वर्ड के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज ने उन्हें अपना पहला गैर निवासी वरिष्ठ साथी और सीनियर फेलो नियुक्त किया। वे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल और NYU प्रेसिडेंट्स ग्लोबल काउंसिल जैसे निकायों के सदस्य भी हैं, जो वैश्विक मुद्दों पर विद्वता और संवाद को आगे बढ़ाने की उनकी रुचि को प्रकट करते हैं। बर्गुएन की बहुआयामी उपलब्धियों को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। 2016 में NYU स्टर्न से उनका अल्मा मैटर ने उन्हें हास्किंस गिविंग सोसाइटी अवार्ड डिनर में सम्मानित किया, जहां उनकी व्यावसायिक और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा गया। 2018 में उन्हें एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान करते हैं। निकोला बर्गुएन की जीवन शैली उनकी अप्रचलित सादगी के लिए प्रसिद्ध है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने निवास और संपत्तियों को बेच दिया और द होमलेस बेघर अरबपति की उपाधि प्राप्त की। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने भौतिक संपत्ति से दूरी बनाकर घुमंतू जीवन अपनाया। होटल में रहकर बहुत कम सामानों के साथ जीवन व्यतीत करना उनकी गतिशीलता और कार्यक्षमता की प्राथमिकता को दर्शाता था। यात्रा के दौरान वे ब्लैकबेरी का उपयोग करते थे और गल्फ स्ट्रीम 4 प्राइवेट जेट का उपयोग केवल व्यावहारिकता के लिए करते थे। उनका दर्शन यह दर्शाता है कि वे भौतिक ऐश्वर्य से अनासक्त हैं और आराम और कार्यशीलता को विलासिता से अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने एक बार कहा, मैं भौतिक वस्तुओं में ज्यादा रुचि नहीं रखता। जब तक मुझे एक अच्छा बिस्तर मिल जाए मैं सो सकूं, उतना काफी है। यह न्यूनतावादी सोच उनके जीवन के चुनावों में स्पष्ट है। हालांकि पहले वे अकेले रहते थे, लेकिन हाल के वर्षों में बर्गुएन ने पारिवारिक जीवन को अपनाया है। 2016 में वे 2 बच्चों के पिता बने, जिनका जन्म सुरोगेसी के माध्यम से हुआ। यह उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि उन्होंने एकांत जीवन से पारिवारिक स्थिरता की ओर कदम बढ़ाया। अब वे लॉस एंजलिस में अपने बच्चों के साथ स्थायी रूप से बस गए हैं। अपने घुमंतू जीवन से हटते हुए बर्गुएन ने लॉस एंजलिस के प्रतिष्ठित इलाकों में रियल एस्टेट में बड़े निवेश किए हैं। 2017 में उन्होंने हॉर्नबी हिल्स में एक 20,000 वर्ग फुट का घर $42 मिलियन में खरीदा। इसके बाद 2021 में उन्होंने बेवर्ली हिल्स में स्थित ऐतिहासिक हार्स्ट एस्टेट को 67,11,000 में खरीदा, जिससे उनका स्थायी जीवन शैली की ओर झुकाव स्पष्ट हुआ।